was making the slides as well, तो मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला. So just let me know, is my screen clearly visible to all of you? Okay, thank you so much for letting me know. अब हम इसको officially start करते हैं. Okay, so good evening everyone. Assalamu alaikum. This is Muhammad Daniel Kamal. जिस तरीके से आपको पता है कि I'm the secretary SDGs at the Burak Association, and along with this, I am playing my role as the co-founder for REACT Resilience and Adaptation. Burak Association के अंदर we are really focusing on SDGs. Right? Apart from the SDGs, we are also focusing on the other topics as well. And in REACT, basically we are focusing on environmental education in terms of कि वो environmental education पहुंचे towards the schools and colleges and also university students. अब अगर हम बात करें तो हम लोगों ने एक वर्कशॉप सीरीज का आगाज किया था, एंड वो वर्कशॉप सीरीज हमारे पास फोकस कर रही थी एयर पोल्यूशन और उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास 2 वर्कशॉप्स हो चुकी थी, एंड उन दोनों वर्कशॉप के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि एयर पोल्यूशन है क्या. हमने एयर पोल्यूशन को समझा था, हमने एयर पोल्यूशन के कॉजेस को समझा था, हमने एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को समझा था, हमने एयर पोल्यूशन के की इफेक्ट्स को समझा था, एंड हमने एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स को समझा था. और फिर हमने कल की वर्कशॉप के अंदर ये देखा था कि एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं. हमने उन सॉल्यूशंस के अंदर कुछ कन्वेंशनल मेथड्स को पढ़ा था. बाय कन्वेंशनल मेथड्स आई मीन टू से ट्रेडिशनल हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे और ट्रेडिशनल मेथड्स थे. हमने उन ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ हम लोगों ने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को भी पढ़ा था. वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं राइट नाउ एट दिस मोमेंट in order to minimize the levels of pollutants in our whole atmosphere. और आज की जो हमारे पास वर्कशॉप है वो है पॉलिसी एंड रेगुलेशंस की वर्कशॉप. कि अब जब हमारे पास लेट्स सपोज वो डाटा आ चुका है कि इतने ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास ये पोल्यूटेंट्स फैल रहे हैं, तो हाउ द गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रॉपरली मिनिमाइज दीज एमिशन लेवल. तो उस चीज के लिए हमारे पास गवर्नमेंट्स जो बनाती हैं या जो काम करती हैं वो करती हैं पॉलिसी मेकिंग का या रेगुलेशंस को बनाने का. एंड रेगुलेशंस और पॉलिसी के साथ हमारे पास कुछ एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं, नाम देते हैं लॉ का. सो ये चीज है. और इसी हमारे पास वर्कशॉप के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास पोल्यूशन की पॉलिसीज हैं भी सही है या नहीं है, या हमारे पास जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हैं वो है भी या नहीं. तो इसी वर्कशॉप के अंदर आप इन तमाम चीजों को जिक्र करेंगे. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आएगा. एंड इस चीज के लिए, आज की वर्कशॉप के लिए, आई डिमांड योर फुल अटेंशन बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ माइन, एंड आई एम होपिंग कि ये आपका भी फेवरेट होगा. Yeah, by the end of this workshop it will be somehow favorite to you as well. So if we move towards the very first slide, मैं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम लोग सोचे आउटसाइड द बॉक्स. अगर हम बात करें तो इन रिसेंट ईयर्स के अंदर हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो डेवलप्ड नेशंस की हो, चाहे वो डेवलपिंग नेशंस की हो, लीस्ट डेवलपिंग नेशंस की हो, या स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड स्टेट्स की हो, तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर रही है एक रेंज ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स को. अब वो रेगुलेटरी मेजर्स किसके लिए अडॉप्ट कर रही है? वो अडॉप्ट इसलिए कर रही है ताकि हम लोग एयर पोल्यूशन से लड़ सकें. और ये जो मेजर्स हैं ये रेंज करते हैं लाइक एक तरीके से अडॉप्शन के अंदर, कि वो कंट्री की कमिटमेंट्स का पार्ट भी हो सकता है क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क्स के अंदर, या फिर वो पार्ट होगा एज इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स. अब वो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स जो टारगेट करते हैं एयर पोल्यूशन को स्पेसिफिकली. सो हमारे जो मेजर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. या तो वो होंगे हमारे पास एडॉप्शन की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ कंट्री कमिटमेंट्स, या वो होंगे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स. अगर तो वो कंट्री कमिटमेंट्स होंगी तो वो क्लाइमेट चेंज के फ्रेमवर्क के अंडर होंगी, मतलब कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के अंडर होंगी कंट्री की कमिटमेंट्स. अगर तो वो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो मेजर्स स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ले रही है अपनी कंट्री की हदूद के अंदर, और वो स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन को टारगेट कर रही है. ताहम हाउएवर हमारे पास जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है एयर पोल्यूशन की रिडक्शन के अंदर, तो वो एक तरीके से मिक्स्ड रिएक्शंस है उसके हमारे पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर. और वो किस तरीके से? क्योंकि हमारे पास इसका कोई गवर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है. हमारे पास जो इसका गवर्निंग फ्रेमवर्क है, कहने को वो एक डिसजॉइंटेड फ्रेमवर्क है, वो एक फ्रेगमेंटेड फ्रेमवर्क है. एक तरीके से
वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर हमारे पास उसका कोई गवर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है। और अगर हम बात करें एक तरीके से कि लाइक हमारे पास क्या कोई ग्लोबल ट्रीटी है जो आउटलाइन कर रही होती है यूनिवर्सली तमाम कंट्रीज को कह रही हो कि आप अपने रेगुलेटरी मेजर्स का ध्यान रखो, तो हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी ग्लोबल ट्रीटी नहीं है जो तमाम कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाए, जो कहे कि यस हम अब एक तरीके से एयर पोल्यूशन से लड़ना चाहते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी की आपके कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग डेजर्टिफिकेशन से लड़ रहे हैं। सो वी डू नॉट हैव सिंगल ग्लोबल ट्रीटी जो कि यूनिवर्सली तमाम कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाए या एक पेज पर लाए। और फिर मैं भी आपसे एक तरीके से, जब ऐसा कुछ है नहीं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन से मुराद है कि कोई हमारे पास हार्ड लॉ नहीं है। एंड हार्ड लॉ हमारे पास तब होता है जिसको हमें फॉलो करना हो। एंड जब हमारे पास कोई हार्ड लॉ नहीं है तो इसका मतलब कंट्रीज अपनी मन मर्जी के मुताबिक एयर पोल्यूशन को प्रायोरिटाइज करती हैं। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमारे पास कोई गवर्निंग फ्रेमवर्क है? यस, नो या मे बी? जस्ट टू नो फ्रॉम यू, आपके क्या इसके ऊपर राय है? यस, नो या मे बी? जस्ट वन वर्ड आंसर, नो वरीज। मिस जवेरिया कह रही है नो। अपार्ट फ्रॉम मिस जवेरिया, इज एनी डू एनीवन वांट्स टू ऐड देयर व्यूज? पीसी सर कह रही है मे बी। ओके, मिस एरिया में कह रही है मे बी। ओके ओके, मिस मलाइका कह रही है यस। अच्छा, हम अगर बात करें तो इसका आंसर 50-50 है कि लाइक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारे पास जितना भी है वो कहते हैं कि हमारे पास कोई गवर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन कुछ यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास गवर्निंग फ्रेमवर्क है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। लाइक एक तरीके से वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और इसके ऊपर फिर अभी जो अपनी समझत तारिक राजा कह रहे हैं कि यस, इन यूएस हमारे पास एक क्लीन एयर एक्ट है, तो उस क्लीन एयर एक्ट को हम लोग एक तरीके से आप कह रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट बना लें, तो कंट्रीज के अंदर पढ़ाया जाता है कि हाउ हम द अदर कंट्रीज शुड आल्सो फोकस ऑन दिस एयर पोल्यूशन एज वेल। लेकिन आई गेस कि अब ड्यू टू द ट्रम्प की जो हमारे पास अभी सदारती उनकी हुकूमत है, तो विद 50 जो उन्होंने हमारे पास 50 एनवायरमेंटल लॉस को खत्म कर दिया था, मेरे ख्याल से क्लीन एयर एक्ट को भी उन्होंने खत्म कर दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन स्टिल क्लीन एयर एक्ट हमारे पास हिस्ट्री के अंदर एक अच्छा टॉपिक है या एक अच्छी चीज है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ओके, तो अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो अब हमारे पास आता है गवर्निंग फ्रेमवर्क का बात। अब अगर हम बात करें गवर्निंग फ्रेमवर्क की, तो मैंने आपको कह दिया था 50-50 है कि हमारे पास कुछ कंट्रीज के अंदर लाइक कुछ नजरियों के अंदर या कुछ फिलोसफीज के अंदर या कुछ आइडियोलॉजीज के अंदर ये कहते हैं कि हमारे पास गवर्निंग फ्रेमवर्क नहीं है, और कुछ के अंदर कहते हैं कि हमारे पास फ्रेगमेंटेड है, वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल है। तो हमारे पास जो गवर्निंग फ्रेमवर्क भी एग्जिस्ट कर रहा है वो फ्रेगमेंटेड है। लाइक एक तरीके से वो पार्ट है या वो आप कह लें उसके अंदर वो कंसिस्ट करता है रीजनल एग्रीमेंट्स को। अब रीजनल एग्रीमेंट्स कौन से हो सकते हैं? अब मैंने यहाँ पे दो टाइप एग्जांपल्स दिए हैं। एक है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन, जिसकी जो फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, वो है CLRTJP। ये हमारे पास एक कमीशन है, ये यूरोपियन जो रीजन के अंदर हमारे पास लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन को देख रहा है। और दूसरा है हमारे पास आसियान एग्रीमेंट ऑन ट्रांस बाउंड्री हेज पोल्यूशन। आसियान हमारे पास एक, हमारे पास आप कह लें कोalition है, एक हमारे पास कह लें 10 कंट्रीज की अलायंस है जो काम कर रही है। उन्होंने एक तरीके से एग्रीमेंट निकाला था ट्रांस बाउंड्री हेज पोल्यूशन के खिलाफ कि हाउ वी कैन फाइट हेज पोल्यूशन। और इसके अलावा हमारे पास गवर्निंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हमारे पास आ सकती हैं रीजनल पॉलिसीज, हमारे पास आ सकती हैं एक तरीके से डायरेक्टिव्स, हमारे पास आ सकते हैं नेशनल लॉज एक कंट्री के या नेशनल रेगुलेशंस, और इसके अलावा भी हमारे पास आ सकते हैं मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जिसे हम लोग नाम देते हैं MEAs का, मतलब कि MEAs स्टैंड्स फॉर मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स। वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जो गवर्न करिए क्लाइमेट चेंज को एक ब्रॉडर मैनर के अंदर, एक और ज्यादा आप कह रहे एक्सप्लेनेबल मैनर के अंदर। और इन रिसेंट ईयर्स के अंदर, इन हालिया दौर के अंदर, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले डेकेड के अंदर, पिछली दिहाई के अंदर 2010 से लेके अभी तक, तो हमारे पास बहुत ज्यादा आप कह लें ये कहा गया है कंट्रीज ने कि कन्वेंशन आना चाहिए एक एयर क्वालिटी के ऊपर। कि जिस तरीके से हमारे पास एक यूएन का कन्वेंशन है
UNFCCC, UNCBD, UNCCD, हमारे पास उसके अलावा भी बाकी कन्वेंशन हैं। तो एयर क्वालिटी के ऊपर भी एक कन्वेंशन आना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर सवाल उठाया, यूनाइटेड नेशंस को कहा है। तो लेट्स, आई एम होपिंग माय बेस्ट कि 2030 के एजेंडा के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग भी आएगा, बट स्टिल सो फार हमारा अभी तक तो मुश्किल ही नजर आ मुझे इसके ऊपर आसान। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो अब हमारे पास आ जाता है डाइवर्जेंस इन रेगुलेटरी मेजर्स, कि हमारे पास किस तरीके से शिफ्ट्स देखने को मिलती है। हमारे पास एक कंसिडरेबल डाइवर्जेंस देखने को मिलती है रेगुलेटरी मेजर्स को, वो रेगुलेटरी मेजर्स जो कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं ताकि वो एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को और इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सके। मतलब कि एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे पास एयर पोल्यूशन किस वजह से हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस की वजह से। अब मिटिगेशन के अंदर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब वही है कि ग्रीन हाउस गैसेस की सोर्सेज की रिडक्शन के ऊपर और ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो हो रही है उसके इम्पैक्ट्स की रिडक्शन के लिए हम लोग जो कंट्रीज हैं हमारे वो अडॉप्ट कर रहे हैं रेगुलेटरी मेजर्स को। अब इसकी उन्होंने एग्जांपल दी है 3 मैनर्स के अंदर कि, और वो 3 मैनर्स डिफरेंट लाइक एक तरीके से आप कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल के ऊपर तो UNFCCC आया था सबसे पहले, और UNFCCC ने फोर्स में आई थी 1994 के अंदर। 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो के अंदर हमारे पास वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका हम लाइक एक तरीके से जो ह्यूमन डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के ऊपर काम करी थी। फिर उसके ठीक 2 सालों के बाद हमारे पास UNFCCC फॉर्मेशन में आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि 197 पार्टीज ने एक तरीके से UNFCCC को कहा था कि आप अपना एक एम बनाओ, और UNFCCC ने ये एम बनाया था कि हम लोग स्टेबलाइजेशन को अचीव करेंगे किस मत के अंदर, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन की फॉर्म में, कि हम उसको थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा तजावुज नहीं करने देंगे, हम उसको ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे, ताकि हम प्रिवेंट कर सके ह्यूमन इंटरफेरेंस को क्लाइमेट सिस्टम के साथ। UNFCCC का जो वैसे एक मैं आपको आम अल्फाज में मकसद बताता हूँ तो वो ये है कि हम क्लाइमेट सिस्टम को, जो हमारे पास एक नेचुरल क्लाइमेट साइकिल है, हम उसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस ना होने दें। हम उसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे भी ना होने दें, क्योंकि अगर हम नेचुरल क्लाइमेट साइकिल के अंदर थोड़ी सी भी इंटरफेरेंस करेंगे उसका अल्टीमेटली जो हमें खमियाजा होगा वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से UNFCCC फॉर्मेशन में आई थी, एंड UNFCCC ने फिर उसकी जो ये कहा था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस किस वजह से हो रही है, तो फिर रिसर्च के बाद उनको ये पता चला कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। तो UNFCCC ने कहा था कि हम कोशिश यही करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन को हम लोग स्टेबलाइज रखें। तो ये चीज है UNFCCC का एम। उसके बाद फिर हमारे पास UNFCCC की जब हमारे पास प्रॉपर्ली आपके लिए सदारत चल रही थी तो 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट की एडॉप्शन हुई थी, एंड पेरिस एग्रीमेंट हमारे पास UNFCCC के फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही चल रहा है। एंड उसका जो एम है वो ये है कि हम लोग एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के थ्रेट के खिलाफ जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है हम उसको स्ट्रेंथन करें, हम उसको और ज्यादा मजबूत करें, ताकि हम एक तरीके से क्लाइमेट चेंज के खिलाफ अपनी जनरेशन को, अपने आगे आने वाले जनरेशन को सस्टेन कर पाए, उनको सेफ रख पाए। और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास एक और एम है, मैं आप लोगों से जान सकता हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई मे आस्क फ्रॉम यू, कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास क्या गोल है एक और। गाइस आप बेशक सही बताएं बेशक गलत बताएं, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। एंड इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं होते कि गलत बताया या सही बताया। आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास एक गोल है। यस मिस मलिया, आपने हैंड रेस किया। अस्सलाम वालेकुम। इसमें आई गेस जो हमने लास्ट मीटिंग में पढ़ा था उसमें यही था कि दे आर लाइक लिमिटिंग द क्लाइमेट टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि वो उस पे लिमिट उनका वहीं पे रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मिस मलिया। अगर हम वैसे बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज ने ये कहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी मतलब कि बाय 2100, जब हमारे पास सन 2100 आ जाएगा, हमारी कोशिश यही होगी कंट्रीज की कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर हो वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही इंक्रीज हो, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज ना हो। ये पेरिस एग्रीमेंट का आइडियल गोल है। फिर उन्होंने ये कहा था कि
लेट्स सपोज कि हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर तजावुज कर जाए, फिर क्या? फिर उन्होंने एक दूसरा गोल बनाया। अब वो गोल बनाया था 2 डिग्री सेल्सियस का, कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी चलो 1.5 नहीं तो हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक उसको अचीव रखेंगे। फिर उन्होंने कहा था लेट सपोज 2 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर हम लोगों ने अचीव लाइक इंक्रीज कर लिया, फिर क्या? फिर उन्होंने कहा था कि लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो एम है वो है 3 डिग्री सेल्सियस तक। 3 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हम लोगों ने इंक्रीज कर लिया तो इट विल बी अल्टीमेटली अफेक्टिंग अस एंड हमारी जनरेशन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब राइट नाउ आइडियली जो हमारा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एनुअल बेसिस के ऊपर वो है अराउंड 2.3 टू 2.4, एंड ग्लोबली अगर हम बात करूं तो ग्लोबली इट इज अराउंड 1.8 टू 2.3 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हर साल वो थोड़ा सा शिफ्ट फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो कभी कंट्रीज जो है वो यही कोशिश करें कि 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर ही वो अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करें अर्थ के बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी भी हम लोग एक तरीके से होपफुल है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी 1.5 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को अचीव कर लेंगे। और ये है एक तरीके से शॉर्ट सी समरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। एंड मैं उम्मीद रखता हूँ कि लाइक लाइक इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी गोइंग टू कॉप्स, पेरिस एग्रीमेंट का भी आपको एक सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। इट इज रियली हेल्पफुल एंड लाइक इंशाल्लाह व्हेनेवर यू विल बी गोइंग टू कॉप फॉर UNFCCC तो उसका लास्ट डे जरूर अटेंड कीजिएगा लाजमी, किसी भी कॉप का, चाहे वो UNCBD की हो, चाहे वो UNCCD की हो, या चाहे वो UNFCCC की हो। उसके बाद हमारे पास आता है पेरिस एग्रीमेंट के बाद NDCs। NDCs का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। पाकिस्तान ने लाइक कॉप के अंदर नहीं बल्कि कॉप से सॉरी SB62 की मीटिंग के अंदर जो भी जर्मनी के अंदर हुई थी, कॉप से पहले एक और मीटिंग होती है सब्सिडियरी बॉडीज की, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी NDCs 3.0 की रिपोर्ट शेयर की थी, UNFCCC को सबमिट करवाई थी। NDCs क्या होते हैं? NDCs हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट का सेंटर है, पेरिस एग्रीमेंट का नेक्सस है, महवर है। एंड वो ये कहते हैं कि हर कंट्री NDCs की रिपोर्ट के अंदर डिटरमिन करेगा, प्लान करेगा और रिपोर्ट करेगा कि 5 साल के अंदर उसने कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करना है, कितना ज्यादा उसने एमिशन को अपने एमिशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। एंड उसके अंदर वो प्लान भी देगा, स्ट्रेटेजी भी देगा, वो अपना एक्शन प्लान भी बताएगा। एंड वो ये भी बताएगा कि इन 5 सालों के अंदर हम लोग इस साल के अंदर इतना ज्यादा कंट्रोल करेंगे एमिशन के ऊपर, इस अगले साल के अंदर हम लोग इतना ज्यादा कंट्रोल करेंगे, अगले साल के अंदर इतना ज्यादा, और कम्युनिटिवली 5 सालों के अंदर हम लोग इतना ज्यादा अपनी एमिशन के ऊपर कंट्रोल करेंगे। और जब वो NDCs की रिपोर्ट UNFCCC को सबमिट करवा देते हैं तो तब अगले 5 साल के बाद जब UNFCCC उनसे दोबारा से NDCs की रिपोर्ट मांगते हैं तो उनको पिछली वाली भी प्रोग्रेस को बताना पड़ता है एंड उनको जस्टिफाई करवाना पड़ता है कि यस वी अचीव दिस थिंग, क्योंकि एक तरीके से ये बाइंडिंग आप कह लें उसका लॉ है। इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है, वो भी कंट्रीज को 5 सालों के अंदर अपने वो कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा सा कम एमिशन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगले साल के अंदर उनको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने UNFCCC को अपना अल्टीमेट गोल दिया होता है कि हम लोग लेट सपोज 8% एमिशन को कंट्रोल करेंगे, तो 5 साल के बाद वो 8% एमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो NDCs की रिपोर्ट्स के अंदर कंट्री एड्रेस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एयर पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ सकते हैं। एंड ये जो रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करते हैं, उनकी जो NDCs रिपोर्ट्स के अंदर होती है। एंड इफ यू गाइस वांट टू स्टडी पाकिस्तान की NDC रिपोर्ट, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन जो पाकिस्तान की है, MOCC एंड EC, आप उसकी वेबसाइट पे भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां पे ना मिले आपको तो आप मेरे से भी पूछ लीजिएगा, आई कैन आल्सो शेयर द NDCs रिपोर्ट टू यू, जो हमारे पास पाकिस्तान की NDC 3.0 की रिपोर्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू रीड, क्योंकि वो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 60 to 70 पेज डॉक्यूमेंट है। लाइक इन शॉर्ट के अंदर अब तो हमारे पास AI भी आ गया, तो अगर आप लोगों को नहीं पढ़ सकते वो 60 to 70 पेजेस का डॉक्यूमेंट, तो आप AI से कह सकते हैं कि अंदर प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि लाइक चैट GPT को कह सकते हैं कि मुझे आप इसका 5 to 6 पेजर शॉर्ट सी समरी बनाते हैं, तो AI आपको 5 to 6 पेजर शॉर्ट सी समरी बता देगा, जिसके अंदर आप पूरे NDCs को कवर कर सकते हैं उन 70 पेजेस को। तो ये चीज है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है, अभी हम लोगों ने रेगुलेटरी मेजर्स के बारे में बात की थी कि रेगुलेटरी मेजर्स हर कंट्री के लिए डिफरेंट होते हैं। तो UN क्या कहते हैं इसके ऊपर?
अगर हम इसको बड़े पैमाने के ऊपर बात करें तो रेगुलेटरी मेजर्स जो एयर पोल्यूशन को टारगेट कर रहे होते हैं वो कंप्राइज कर रहे होते हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर और एमिशन रिडक्शन के ऊपर। ये हमारे पास दो गोल्स होते हैं रेगुलेटरी मेजर्स के अंदर। अब एमिशन रिडक्शन किस चीज की पोल्यूटेंट्स की, मतलब कि जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, और दूसरे उन पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज की, कि वो पोल्यूटेंट्स लाइक एमिट कहाँ से हो रहे हैं, चाहे क्या वो हमारे घरों से हो रहे हैं, क्या वो हमारे पास व्हीकल से हो रहे हैं, क्या वो हमारे पास इंडस्ट्री से हो रही है। अच्छा, अगर इंडस्ट्री से हो रही है तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज है? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, वो हमारे पास पावर प्लांट है, या वो कोई और इंडस्ट्री है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो रबर इंडस्ट्री है, वो टायर इंडस्ट्री है, वो कौन सी इंडस्ट्री है? सो लाइक वी आल्सो हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज एज वेल। अब एयर पोल्यूशन रिडक्शन के अंदर हमारे पास एक और चीज की इंपॉर्टेंस है, क्या कि ये रेगुलेटरी मेजर्स की जो बेनिफिट्स होते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रायोरिटी को भी देख रहे होते हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं। एंड ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि एयर पोल्यूशन को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, वो ये कह रहा होता है कि हम लोगों ने पूरे कंट्रीज के लिए कुछ रेगुलेटरी मेजर्स को आराम से दिया हुआ है, एंड दीज रेगुलेटरी मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एनी कंट्री जो लाइक एक तरीके से उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है कि लाइक रिडक्शन ऑफ एमिशंस फ्रॉम मेजर इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज, कि इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज को चाहिए कि वो मेजर रिडक्शन करें। लाइक एक तरीके से इंडस्ट्री लाइक गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज के सीईओज या उनके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ बैठे, एमडीज के साथ बैठे, एंड वो ये कहें कि हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी एमिशन की रिडक्शन करें। एंड वहां से जो बिजनेस तबका है, जो लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये कहें कि ओके हम आपका साथ देते हैं, हम पर ईयर लेट्स सपोज 5% एमिशन की रिडक्शन करेंगे हर साल। तो इट विल बी अ गुड विन, इट विल बी अ विन फॉर इंडस्ट्रीज, इट विल बी अ विन फॉर गवर्नमेंट, एंड आपकी ग्रीन इमेज भी इंप्रूव होगी। ग्रीन इमेज किसकी? कंट्रीज की भी और इंडस्ट्रीज की भी। इंडस्ट्रीज की ग्रीन इमेज किस तरीके से इंप्रूव होगी? इंडस्ट्रीज की ग्रीन इमेज इस तरीके से इंप्रूव होगी कि इंडस्ट्रीज कहेंगे कि नाउ वी आर गोइंग ग्रीन। और कंट्री की किस तरीके से आपकी इमेज इंप्रूव होगी? कंट्रीज कहेंगे यूएनएफसीसीसी को कि हमने अपना एमिशन रिडक्शन के टारगेट को पूरा कर लिया है, एंड फिर वो बाकी कंट्रीज से भी लाइक एक तरीके से ज्यादा अच्छी तरीके से उनका जो स्टांस होगा फंडिंग को लाइक बटोरने का या फंडिंग को लेने का या ग्रांट को लेने का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, फिर आते हैं कि एडॉप्शन ऑफ एंड एनफोर्समेंट ऑफ एडवांस्ड व्हीकल एमिशंस, कि हम लोग एक तरीके से जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर एडॉप्शन लेकर आए, वही एक तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर्स की इंस्टॉलेशन करें, या अगर हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं कर सकते तो हम लोग ईवीज की तरफ शिफ्ट हों। अगर फिर उसमें आता है कि लाइक डेवलपमेंट एंड और एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, वही एक तरीके से कि हाइब्रिड व्हीकल्स का भी दौर आ गया। एंड आई एम सीइंग कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड व्हीकल्स अब आहिस्ते आहिस्ते करके ज्यादा हो रहे हैं ईवी की मुनासबत, लाइक ईवी थोड़े से ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बट हाइब्रिड व्हीकल्स आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान। और फिर है कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर या एक तरीके से किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर अब अगर जो प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं राइट नाउ, लाइक हालिया दौर के अंदर, आगे आने वाले 5 साल दौर के अंदर जो रिसर्च हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, या वो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? वो इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आती है, फॉरेन फंडिंग्स होती है, फॉरेन ग्रांट्स होती है। लेकिन शर्त ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो, या वो एक इनोवेटिव लाइक एक इनोवेटिव अप्रोच रखता हो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, या वो रिसर्च ओरिएंटेड हो, लेकिन वो फोकस कर रहा हो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। उसके अलावा कौन सा हो सकता है? उसके अलावा हो सकता है कि हम लोग एक तरीके से एक्सेस दें क्लीन कुकिंग फ्यूल्स के लिए, या ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ फॉर रेजिडेंशियल हीटिंग। क्लीन कुकिंग फ्यूल्स एक तरीके से फिर वही बात आ जाती थी कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो हम लोगों ने कल बात की थी, वो था बायोमास स्टोव्स का हम लोग इस्तेमाल करें। और ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो रेजिडेंशियल हीटिंग के लिए है, वो फिर यही है कि हम लोग इंसुलेशन के जो क्या कहते हैं जराए, जब घर बन रहे होते हैं, हम उनके अंदर इंसुलेशन के जराए को और ज्यादा एफिशिएंट कर दें, हम वीओसी फ्री मटेरियल लगाएं। लेकिन फिर वीओसी मटेरियल के फ्री मटेरियल के अंदर भी कुछ हमारे पास एडवांसमेंट्स आ रही है जो कि आपके घर को गर्म रखती है सर्दियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर ठंडा रखती है। ये भी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है इन टर्म्स ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीमेंट इंडस्ट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा एक और चीज है कि जो आपके पास डेवलपमेंट हो रही है एयर क्वालिटी पॉलिसीज की या स्ट्रेटजीज की, चाहे वो सब नेशनल लेवल हो, चाहे वो लाइक एक तरीके से रीजनल लेवल हो आपका,
प्रोविंशियल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, वो कंप्लाई भी कर रही हो WHO की एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस के साथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस दी है, वो उसके साथ कंप्लाई भी कर रही है, वो उसके साथ आप कह रहे शाना बशाना चल भी रही हो। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आते हैं की ग्लोबल पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, कि हमारे पास जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं, ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं, वो कौन कौन से। एंड उसके अंदर फिर हमारे पास वही आप कह रहे 3 नाम आते हैं, सेवरल बहुत ज्यादा वैसे हैं लाइक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, लेकिन जो फंडामेंटल है या एक तरीके से जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो यही है कि क्लीन एयर एक्ट है यूएस का। लाइक एक तरीके से वो प्राइमरी यूएस का लॉ है, लेकिन वो सर्व भी कर रहा होता है एयर क्वालिटी रेगुलेशंस बाहर के कंट्रीज के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी वो सर्व कर रहा होता है एक तरीके से हिस्टोरिकल ग्राउंड के अंदर, एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर भी उसकी आपके लिए उसकी फोकियत है। और एक तरीके से ये फोकस कर रहा होता है एमिशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर, कि हम लोगों ने किस तरीके से अपने एमिशन स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, हम लोगों ने हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर अपने एमिशन स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं, कि हमारी इंडस्ट्रीज सालाना इतना आहिस्ता आहिस्ता करके किस तरीके से एमिशन को कम कर सकती है। तो क्लीन एयर एक्ट उसके ऊपर फोकस कर। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ये जापान के अंदर हमारे पास आया था, एंड ये पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल की आप कह रहे हैं एक तरीके से डॉटर है। क्योटो प्रोटोकॉल पहले आया था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारे पास एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कमिट कर रही थी कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली ये फिर हेल्प करी थी एयर पोल्यूशन की रिडक्शन के अंदर, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि ये लाइक मेजरली फोकस करी थी ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन के ऊपर। और ये इसके अंदर फिर बहुत ज्यादा ये कहा गया था कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं हमारे पास मेजर एयर पोल्यूटेंट्स वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था। एंड क्योटो प्रोटोकॉल की जो मीटिंग्स हैं वो यूएनएफसीसीसी की कॉप के अंदर अभी भी होती हैं। मीटिंग्स हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल की कॉप क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर होती है, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर होती है, और एक अलग से कॉप के ऊपर होती है। तो ये चीज है, और पेरिस एग्रीमेंट तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। और ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं ये स्टैब्लिश कर देते हैं फ्रेमवर्क नेशंस के लिए, कि वो कोलैबोरेट कर सकें आपस में, वो अपने मेजर्स को इंप्लीमेंट कर सके नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, ताकि अल्टीमेटली उनके जो की सेक्टर्स हैं लाइक व्हीकुलर व्हीकल्स, उनकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां से वो एमिशंस को रिड्यूस कर सके। और इन तमाम पॉलिसीज की जो सक्सेस होती है वो रिलाई कर रही होती है कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, इन्फोर्समेंट के ऊपर, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के अंदर, कि कंट्रीज किस तरीके से हमारे पास एनफोर्स कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है क्या, कंट्रीज किस तरीके से उस अपने रिजल्ट्स को ट्रांसपेरेंट लेकर आ रहे हैं, और अकाउंटेबल कौन कौन से लोग ठहरा रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को ठहरा रहे हैं। सो ये चीज है, और इसका अल्टीमेटली जो हमारे पास गोल होता है वो ये होता है कि हम लोग अचीव कर सके क्लीनर एयर फॉर ऑल, तमाम लोगों को हम लोग क्लीनर एयर दे सके। अब हमारे पास अगर बात करें तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड आती है वो आती है नेशनल रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स की, कि हमारे पास कौमी सतह के ऊपर कौन कौन से रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की एडिशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने नेशनल रेगुलेशंस बनाए हैं, अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए। और इनके अंदर भी कुछ रेगुलेशंस जो है वो इंक्लूड करते हैं, लाइक फोकस करते हैं कि हम लोग व्हीकल जो हमारे पास उनके एमिशंस है उनको उसको स्टैंडर्ड बनाएं, कि जो हमारे पास हम कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाएं कि जिसके अंदर हम लोग क्लीनर फ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, या टेक्नोलॉजीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें, और हम लोग ये कहें लोगों को कि जो आप लोग गाड़ियां चला रहे हैं उसका धुआं ज्यादा ना निकले, उसकी इंजन की एफिशिएंसी अच्छी हो। और फिर अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इंडस्ट्रियल एमिशन कंट्रोल्स आए हुए हैं कि मेजर्स दिए हुए हैं लाइक इंडस्ट्रीज को, कि आप इतना ज्यादा पोल्यूटेंट कर सकते हैं, आप इतनी ज्यादा उसकी लिमिट है आपको दी हुई है, और इससे ज्यादा आप तजावुज ना करें। और ये मोस्टली दी जाती है पावर प्लांट्स या फैक्ट्रीज को। और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स दिए होते हैं, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि ट्रैक कर रहे होते हैं, और जो कि हम लोगों ने कल भी जिक्र किया था इनका टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के अंदर। और फिर ये डाटा जो इनसे मिलते हैं वो हमें पॉलिसी मेकिंग के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, या पब्लिक अवेयरनेस के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली, तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास पंजाब हुकूमत के अंदर सीएम पंजाब ने ये लॉन्च किया था, ये जो रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, लास्ट ईयर उन्होंने लॉन्च किया था सुथरा पंजाब, आई थिंक। सुथरा पंजाब के साथ साथ हमारे पास एक और चीज इन्होंने की थी गाड़ियों के अंदर, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर्स को भर्ती किया था, रिक्रूट किया था, और उनको लाइक उन्होंने सेंसर्स दिए थे कि जहाँ पे उनको एक आप कह रहे हैं धुआं छोड़ती गाड़ी नजर आए, वो वहां पे जाए, उसके ड्राइवर से कहें कि आप स्टार्ट करें, स्टार्ट की,
वो उस सेंसर से उसकी स्मोक की डिटेक्शन करते थे, कितना ज्यादा हमारे पास एमिट होता है, एंड वो फिर चालान करते थे इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर्स उन ड्राइवर्स को, एंड फिर वो चालान देना भी पड़ता था। एंड इसके ऊपर अभी भी मेरे ख्याल से काम हो रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे पास लाहौर से, एंड लाहौर से स्टार्टिंग हुई थी, मेरे ख्याल से अब ये बाकी सिटीज के अंदर भी आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाहौर वाला तो मैंने उसकी प्रॉपर्ली वीडियोस भी देखी थी, क्योंकि वो न्यूज में भी काफी आ रहा था। फिर इसके अंदर फिर ये था कि बहुत सारे नेशनल रेगुलेशंस को भी लाना जरूरी है। अब ये जो नेशनल रेगुलेशंस आएंगे, ये एसेंशियल होते हैं ताकि हम लोग एनफोर्स करवा सके एमिशन के स्टैंडर्ड्स को, और फिर ये इंश्योर करते हैं कंप्लायंस को वेरियस सेक्टर्स के अंदर। और फिर ये था कि ये जितने भी मेजर्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसके लिए, कि हम पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, किस तरीके से कि हम लोग हार्मफुल पोल्यूटेंट्स की जो अमाउंट्स हैं जो हम लोग रिलीज हो रही होती है अल्टीमेटली एयर के अंदर, हम उसको रिड्यूस करें। और हम प्रमोट भी कर रहे होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को, कि हम फोकस कर रहे होते हैं कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट अवे करें, हम क्लीनर अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, हम सोलर एनर्जी को का इर्तिकाब करें, हम विंड एनर्जी का इर्तिकाब करें, हम हाइड्रो पावर जनरेशन की तरफ जाएं। और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसके अंदर, वो ये होता है रोल रिन्यूएबल एनर्जी के के अंदर, कि हम गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही होती है, वो टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रही होती है, वो रेगुलेशंस प्रोवाइड कर रही होती है जो क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की फेवर में होते हैं। और ये कहा जाता है कि जब जो ट्रांजिशन होती है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, वो एक पाथवे प्रोवाइड करती है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड कम्बैट क्लाइमेट चेंज। और फिर ये भी कहा जा रहा होता है कि इंडस्ट्रीज की मद के अंदर हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स लॉन्च किए जाते हैं, हमारे पास टैरिफ्स लॉन्च किए जाते हैं, और फिर हमारे पास कार्बन क्रेडिट्स के साथ कार्बन टैक्सिंग भी लॉन्च की जाती है। एंड चाइना के अंदर मैं पढ़ रहा था, हमारा कोर्स था लास्ट सेमेस्टर, अभी जो मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ है उसके अंदर, कि चाइना के अंदर जो फॉलो हो रहा है नेट जीरो कार्बन एमिशन की टेक्नोलॉजी के अंदर, वो है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ETS उसका नाम है। एंड इसके अंदर बेसिकली वो एमिशंस को ट्रेड कर रहे होते हैं विद लाइक प्रोविंस टू प्रोविंस एंड देन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एंड लाइक एक तरीके से वो फिर बाकी कंट्रीज को पैसे दे रहे होते हैं, एंड उनसे वो फिर ये कह रहे होते हैं कि यू गिव अस योर, आप उसे क्या कहते हैं, अमाउंट पे नहीं कहेंगे, लेवल्स, कि आप हमें इजाजत दें कि जो आपकी इतने ज्यादा 20% रिमेनिंग एमिशंस थी, आप लोग तो कर नहीं रहे, तो वो हमें दे दें, हम आपको बदले में पैसे दे देते हैं, एंड हम आपके वो 20% एमिशन खुद कर लेते हैं। एंड इससे फिर एक तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता, ये अलाउ कर रहे थे पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, एंड इट इज गुड। अब अगर हम अब बात करें, तो अब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर लीडरशिप के अंदर, एंड इसके ऊपर आपको बहुत सारा भी सुनने को मिलेगा। सो आई एम होपिंग कि आपको इसके ऊपर आप रेडी हैं इसके ऊपर सुनने के लिए। सबसे पहले आता है हमारे पास एयर पोल्यूशन रेजोल्यूशन एंड रोड मैप, कि हमारे पास 2015 के अंदर WHO की जितनी भी मेंबर स्टेट्स थी, उन्होंने पहले अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, एंड वो रेजोल्यूशन एड्रेस कर रहा था हेल्थ इम्पैक्ट्स को एयर पोल्यूशन के। और ये कहा गया था, उनका एक डॉक्यूमेंट भी था, आप इसके ऊपर जब जाएंगे इंटरनेट के ऊपर आप सर्च भी कर सकते हैं, WHA 68.8। तो उसके अंदर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट निकाला था, वो निकाला था हेल्थ एंड एनवायरमेंट के ऊपर, वो एक मेरे ख्याल से 3 to 4 पेज डॉक्यूमेंट है। उन्होंने हेल्थ को लिंक किया था इन्वायरमेंट के साथ, और फिर उन्होंने इस चीज को फॉलो करते हुए एक रोड मैप बनाया था जो इनहांस कर रहा था एक तरीके से ग्लोबल रिस्पॉन्स को हेल्थ इफेक्ट्स के खिलाफ, वो हेल्थ इफेक्ट जो एयर पोल्यूशन से जनरेट हो रही। एंड इसको फिर उन्होंने रिलीज किया था इन द 69th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि 2016 के अंदर हुई थी। एंड फिर उसमें उन्होंने की प्रायोरिटी एरियाज को निकाला था, और ये कहा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एक तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को। और फिर ये कहा गया था कि आपकी जो SDGs हैं वो लिंक करें एयर पोल्यूशन को हेल्थ के साथ, लाइक SDG 13 शुड लिंक विद SDG 3। SDG 13 हमारे पास क्लाइमेट एक्शन, SDG 3 हमारे पास गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और फिर ये भी कहा गया था कि हम लोग हेल्थ सेक्टर के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि हम अवेयरनेस को रेज कर सके, और हम हेल्थ सेक्टर को एयर पोल्यूशन के साथ साथ बाकी एरियाज के साथ बिल्डिंग करें, ताकि वहां पे भी इसकी एड्रेसिंग हो कि हाउ पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग या इज एड्रेसिंग द हेल्थ इम्पैक्ट्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो फिर था कि WHO ने अपना इंडिपेंडेंट हाई लेवल कमीशन निकाला था ऑन NCDs स्टैंड्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एयर पोल्यूशन WHO के नजदीक
सेकेंड लार्जेस्ट कॉज है डेथ्स के लिए, जो हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आ रही है, वो डिजीजेज जो कि एक तरीके से पर्सन टू पर्सन नहीं जा रही होती। एंड उस और पर्सन टू पर्सन के अंदर जो फर्स्टली आप कह लें लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, वो है हमारे पास टोबैको स्मोकिंग, सिगरेट पीना। 2018 के अंदर हमारे पास हमारे पास तीसरी यूनाइटेड नेशन की हाई लेवल मीटिंग थी एनसीडीज के ऊपर, उसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि जो हाउस होल्ड और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन है, वो 5 की रिस्क फैक्टर्स में से एक है, रीजन जो कि डेथ्स के लिए हमें कॉज करता है। एंड उसके अलावा जो हमारे पास है वो है अनहेल्दी डाइट्स, टोबैको स्मोकिंग और हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर हम एडिक्शंस की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा हार्मफुल एडिक्शन है वो है एल्कोहल की। एंड एल्कोहल के अलावा भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान लाइक मोस्टली जितने भी वर्ल्ड हमारे पास डेवलप्ड स्टेट्स है, वहां पर भी अभी भी देखा जा रहा है कि फिजिकल इनएक्टिविटी ज्यादा है। Like people are not getting more and more active. They are rather preferring to just sit on their couch, lay and just binge watch some seasons, some shows, and just eat and eat rather than doing any physical exercise. And basically उसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म आती है वो आती है काउच पोटैटो। और फिर ये कहा गया था कि 2018 के अंदर एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन बनाया गया था एनसीडीज के ऊपर। वो एनसीडीज के ऊपर एक डिक्लेरेशन जो बनाया गया था वो कॉल कर रहा था हमारे पास एक एनहांस्ड मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन को। अब वो जो कोलैबोरेशन थी या वो जो एक्शन था वो किस लिए था? वो इसलिए था कि हम लोग जो प्री मेच्योर डेथ्स है हमारे पास हो रही हैं, जो एयर पोल्यूशन से हो रही है, हम उसको टैकल आउट कर सकें। एंड अभी भी आज के हालिया दौर के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही थी WHO की तरफ से कि अबाउट 7 लाख ईयरली हमारे पास प्री मेच्योर बेबीज की डेथ्स हो रही होती है। एंड इट इज जस्ट अबाउट बेबीज सालाना, इट इज नॉट अबाउट चिल्ड्रन जो कि अभी 5 साल के लाइक अंडर है। ये भी न्यू बॉर्न्स की बात हो रही है, इन्फेंट्स की बात हो रही है, जिनकी अभी जो उम्र वो 1 साल की भी नहीं, कुछ महीनों की हो सकती है। लाइक न्यू बॉर्न्स हो सकते हैं, वो 2 महीनों के हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, मैक्सिमम 12। एंड उसकी जो नंबर है दैट इज 7 लाख। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो फिर आता है हमारे पास WHO की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हमारे पास हेल्थ। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं हमारे पास, मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स। मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स से मुराद ये है कि IGOs एफर्ट करेंगी, IGOs के साथ NGOs आएंगी, NGOs के साथ बिजनेस सेक्टर आएगा, बिजनेस सेक्टर के साथ गवर्नमेंट्स आएंगी, गवर्नमेंट्स के साथ हमारे पास फिर आपकी UN की एजेंसीज आएंगी, फिर हमारे पास थिंक टैंक्स आएंगे, फिर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर आएगा, फिर हमारे पास वुमेन का तबका आएगा, फिर हमारे पास यूथ लेड बॉडीज आएंगी। तो तमाम की एफर्ट्स लगती हैं जो बिल्ड करती हैं या जो आप कह लें मुमकिन होती हैं थ्रू साइनर्जीज। अब साइनर्जीज के अंदर हमारे पास ये होता है, ये देखने को मिलता है लाइक बिटवीन 4 मेजर पिलर्स। जो साइनर्जी का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बिटवीन हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, आपका एनर्जी का सेक्टर और ग्रोथ की प्रायोरिटीज। ग्रोथ की प्रायोरिटीज की मुराद ये होता है आपका इकोनॉमी का सेक्टर। एंड इन 4 पिलर्स के दरमियान आपको साइनर्जी की देखने को मिलती है और वो साइनर्जी जो एयर पोल्यूशन को एड्रेस कर रही होती है। 2018 के अंदर WHO ने अपनी फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस को निकाला था ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ, जो WHO के हेडक्वार्टर्स में हुई थी। एंड जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। एंड इसके अंदर हमारे पास 900 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे। एंड वो पार्टिसिपेंट्स एक तरीके से IGOs की तरफ से थे, नेशनल और सिटी गवर्नमेंट्स की तरफ से थे, सिविल सोसाइटीज की तरफ से थे, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट से थे, आई एम सो सॉरी विद द प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम रॉन्ग, कुछ रिसर्च साइट की तरफ से थे, कुछ एकेडेमिया के लोग थे। और ये कहा गया था कि 70 से ज्यादा कमिटमेंट्स बनी थी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो फोकस कर रही थी टैकलिंग आउट ऑन एयर पोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ के लिए। फिर अगर हम एक तरीके से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो फिर हमारे है ग्लोबल एंड रीजनल एंगेजमेंट फॉर हेल्थ एंड एयर क्वालिटी। इस मामले से आपने हैंड रेस किया है। सर मेरा पिछली स्लाइड से क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसे बहुत से डेली बेसिस पे ही कह सकते हैं तकरीबन हर साल में कम से कम 5-6 जो कॉन्फ्रेंसेस हैं या हमारे जो क्या कहते हैं कि समिट्स होते रहते हैं इस बेसिस पे कि ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें, ये क्लाइमेट चेंज के कंट्रोल में हेल्पफुल हो।
तो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो समिट्स होते हैं, ये जो सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये कितना काम कर रही हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता जितनी ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज जितना ज्यादा हो रहा है, इनफैक्ट अभी तो लंदन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई थी जिसमें ये प्रेडिक्शन भी हुई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ सालों तक जो सर्दी है, विंटर्स है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो अगर नहीं हो रही ये सारी चेंजेस, अगर इन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर हम इन सारी चीजों को, इन सारी कॉन्फ्रेंसेस को, इन समिट्स को छोड़ के हम कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। हम इन समिट्स में, इन कॉन्फ्रेंसेस में निकल के कुछ प्रैक्टिकल की तरफ आए, ताकि कहीं कोई काम हो, कुछ हमें नजर आए कि चलो कोई असर पड़ रहा है हमारी इस सारी मेहनत का। ये तो सारी क्या कहते हैं, रिटर्न बातें, थ्योरेटिकल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, सो आपके इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका समराइज करो, आपके क्वेश्चन को आपने ये कहा कि इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या फायदा है, और लाइक एक तरीके से इनका कोई खातिर का फायदा नहीं है, एंड वी शुड रादर फोकस ऑन द प्रैक्टिकल साइड रादर देन ज्वाइनिंग दिस कॉन्फ्रेंसेस। अब अगर आप एक भी कॉन्फ्रेंस का पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि रिसर्च साइड के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है। इन कॉन्फ्रेंसेस का सबसे ज्यादा एक जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कौन सी कंट्री के अंदर क्या रिसर्च चल रही है, और कौन सी कंट्री की रिसर्च सबसे ज्यादा पहले बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ, लाइक लेट्स सपोज हेल्थ सेक्टर हो गया, लेट्स सपोज एयर पोल्यूशन हो गया। उसके बाद दूसरा जो उनका पहलू होता है वो ये होता है कि ये कंट्रीज आपस में, या लेट्स सपोज आप being the representative of any organization, या being the representative of your national government, आप किसी और कंट्री के मिनिस्टर से जाके मिल सकते हैं, आप किसी और कंट्री के यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जाके मिल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जाके मिल सकते हैं। यू कैन जस्ट पिच कि लेट्स जस्ट कोलैबोरेट विद ईच अदर फॉर अ रिसर्च पर्पस, फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर अ फंडिंग प्रोजेक्ट, या फॉर एनीथिंग। आपको कोलैबोरेशंस के मौके मिलते हैं, नेटवर्किंग के मौके मिलते हैं, रिसर्च साइड के ऊपर जाने, रिसर्च को बेसिकली रिजल्ट्स उनके सुनने का मौका मिलता है। एंड फिर आप ये सोच सकते हैं कि लाइक अगर यहाँ पे इस कंट्री के अंदर हुआ है, तो लेट्स सपोज अगर ये रिसर्च हमारे पाकिस्तान में हो, तो इस क्या पहलू होगा, इसका क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद जो एक और चीज देखने को मिलती है वो ये होता है कि आप बिला झिझक एक तरीके से बड़े बड़े लोगों के साथ जब मिलते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो आपको मौके मिलते हैं अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल को उन तक पहुंचाने के लिए। लाइक जो चीज आपको लेट्स सपोज पाकिस्तान में नहीं मिल रही है, आपको पाकिस्तान में दिक्कत आ रही है, मुश्किल आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, आप उनको जब अपना ये डेटा लाइक आइडिया प्रपोजल पिच करते हैं, एंड इफ दे सीम इंटरेस्टेड, तो दे विल हेल्प यू इन कैरिंग आउट योर रिसर्च। माइट भी पॉसिबल कि वो आपको अपने कंट्री के अंदर बुलाने के लिए कहें कि चले आप यहाँ से बैठकर अपने कंट्री के लिए रिसर्च करें, चले आप अपने कंट्री के लिए रिसर्च करें, तो आप हमारे कंट्री के लिए भी रिसर्च कर दें। सो ये मौके आपको देखने को मिलते हैं। इसके ये बेनिफिट्स हो गए। अब डिसबेनिफिट्स क्या है? डिसबेनिफिट्स ये होते हैं कि फर्स्टली ये एक आप कह रहे हैं ऑल शोरशा वाली बात होती है। शोरशा से मुराद ये होता है कि हमारे पास इट इज ऑल अबाउट शोइंग द पॉजिटिव साइड, इट इज ऑल अबाउट शोइंग द बेस्ट थिंग्स, इट इज नॉट ऑल, ये एक तरीके से आपको कह रहे हैं फेलियर्स के बारे में नहीं बताएगी, ये कंट्री इस जगह पे इस तरीके से फेल हुआ था। इट इज ऑलवेज अबाउट शोइंग द बेस्ट साइड। दूसरी बात ये होती है कि जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जितनी भी समिट्स होती हैं, वो एक कंट्री के अंदर इस वजह से होती है ताकि उस कंट्री की टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जाए। लाइक उस कंट्री के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जितने भी वर्ल्ड मीडिया थे उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को फोकस किया, उस कॉन्फ्रेंस को फोकस किया, कवर किया। कवर करने के बाद वो कंट्री की एक अच्छी इमेज बाहर आई। अब जितने भी हमारे पास बाकी के लोग होंगे जो एक तरीके से इन्वायरमेंट के डोमेन से या गवर्नेंस के डोमेन से वाकिफ नहीं है, तो वो ये कहेंगे कि लाइक दिस कंट्री इज डूइंग बेटर, लेट्स जस्ट विजिट दिस कंट्री फॉर टूरिज्म पर्पस। मोस्टली जितना भी ये चीज होती है, चाहे वो कॉप्स हो जाए, वो इस पर्पस के लिए होती हैं एंड बिजनेस सेक्टर की पर्पस के लिए होती हैं। लाइक अभी भी जितनी हमारे पास आपके लिए कॉप्स होती हैं वो बिजनेस सेक्टर की पर्पस से होती है। जी, बट सर इसका अफेक्ट ना एयर पोल्यूशन पे हो रहा है, ना क्लाइमेट चेंज पे हो रहा है, तो हम इनको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ये तो हम अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स को इन्हांस करने के लिए, मजीद सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए करते हैं ना। हमारे कंट्रीज भी और हम इंडिविजुअली भी इसीलिए करते हैं, जाते भी इसीलिए हैं कि हमारे सोशल कॉन्टेक्ट्स बन जाए।
Daniel, should I answer that? Sure, Miss Areej, आप आंसर कर सकती हैं। मैम देखिए, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स होते हैं वो इसलिए बेसिकली नेसेसरी होते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए यू नीड रिसर्च बिफोर, और उसको प्रेजेंट करना और फिर उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, ये सारा कुछ सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है। एंड देन आप जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं, नॉट ओनली द सोशल कॉन्टेक्ट्स विल बी इंक्रीज, बल्कि इसके अलावा उसका ये बेनिफिट होता है, जैसे दानियाल ने भी बताया है, कि अगर किसी दूसरी कंट्री में उस तरह की पोल्यूशन कॉज हो रही है जो शायद हमारे माइंड में नहीं होती है, लेकिन दूसरी कंट्री में हो रहा है और वो उस पर काम कर रहे हैं, सो हमारे लिए उस चीज को पिक करना ये भी बहुत बेनिफिट होता है। और कि दूसरी कंट्रीज किस तरह इस पे काम कर रहे हैं, और फिजिकली जो आप एक बात कर रही हैं कि हम क्यों जो है वो काम नहीं कर रहे इन चीजों पे, लेकिन काम हो रहा है, लेकिन ये है कि बहुत थोड़े लेवल पे जो है ना चल रहा है। जैसे रिफॉरेस्टेशन के ऊपर जो है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हमें एक ये प्लस पॉइंट भी होता है, जैसे दानियल ने बताया है, कि हम फंड रेजिंग जो है वो कर सकते हैं, या कोई दूसरी कंट्री हमें बुला लेती है, या वो हमें ये कहते हैं कि आप अपनी कंट्री में काम करें, हम आपकी फंडिंग करते हैं, हम आपको हेल्प आउट करते हैं इस चीज में। तो विदाउट फंडिंग जो है वो चीजें मुश्किल है फिजिकली उनको करना एक बड़े लेवल पे, लेकिन फॉर रिफॉरेस्टेशन वगैरह ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में अभी भी हो रही हैं। आई थिंक दैट इज द गुड आंसर। आप मेरे क्वेश्चन पे लिख कर देना, आप समझे ना दानियाल सर समझे। चले आप कंटिन्यू करें, इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। श्योर मिस्टर मोहम्मद, थैंक यू। मिस्टर मोहम्मद, दरअसल बात ये होती है कि जो इन कॉन्फ्रेंस का फायदा होता है वो ये है कि अल्टीमेटली आपने अपनी रिसर्च साइट को इम्प्रूव करना। आप ये कह रहे कि काम नहीं हो रहा होता है एयर पोल्यूशन या हेल्थ के ऊपर। दरअसल हमारे पास कोई कन्वेंशन नहीं आया एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ के ऊपर जो मोस्टली इसके ऊपर कवर करे। हमारे पास अभी जो कन्वेंशन हैं वो यूएनएफसीसीसी है, लाइक जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक हमारे पास कन्वेंशन है यूएनसीवीडी जो फोकस करे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, और एक कन्वेंशन है हमारे पास यूएनसीसीडी जो काम कर रहे होते हैं डिजर्टिफिकेशन के ऊपर, डिजर्टिफिकेशन के खिलाफ। अब अगर एक हमारे पास यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क हो जो काम करे एयर पोल्यूशन के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अंदर हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स को या रिसर्च सेक्टर की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। एंड वहां पर जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाके हमें एक प्लस पॉइंट इस तरीके से मिलता है कि हम बाकी कंट्रीज की रिसर्चेस को देखकर पाकिस्तान के अंदर वो काम कर सकते हैं। एंड मोस्टली आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बताएंगे कि अभी वो इस चीज के ऊपर काम करेंगे। जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं आते, नो वन रियली टेल्स कि ये उसकी रिसर्च है या ये उसका काम है। हाँ, लेट्स सपोज कि एक तरीके से अभी एक रिसर्चर का पब्लिक जो पेपर है वो पब्लिकेशन के लिए गया, तब जाके वो आपको बताएगा कि अल्टीमेटली उसकी हकीकी रिसर्च क्या हुई थी। Like in 2024, I usually went to Saudi Arabia for the UNCCD की COP। तो तब जाके for the first time I realized कि किस तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल मीडिया के अंदर काम होता है, किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में काम होता है। आई हैड लिटरली नो आइडिया कि किस तरीके से लोग काम होता है, लेकिन वहां जाके पता चला था। तो ये चीज है। एंड इसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे, बट आई गेस कि पहले हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर्ली पूरी आप पहले वर्कशॉप को कवर करें। तो उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक ग्लोबल एंड रीजनल एंगेजमेंट फॉर हेल्थ एंड एयर क्वालिटी की ग्लोबल लाइक पूरी दुनिया के पैमाने पर क्या काम हो रहा है, उसके बाद रीजनल लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है एसडीजीज। हमें पता है 2015 के अंदर जितने भी मेंबर यूएन की मेंबर स्टेट्स थी या मेंबर बॉडीज थी या पार्टीज थी, बेसिकली द नेशंस, उन्होंने 2030 एजेंडा डेवलप किया, लाइक अडॉप्ट किया था 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका जो शॉर्ट नाम है वो ये है यूएन 2030 एजेंडा। वो प्रोवाइड जो करता है वो करता है एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो पीस, प्रॉस्पेरिटी, पीपल, प्लेनेट के लिए काम कर रहा होता है। 5 पीस होते हैं बेसिकली। और एक तरीके से ये काम इसलिए कर रहा होता है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। और ये कहा गया था कि हम लोग इससे अचीव क्या कर सकते हैं, हम इसे अचीव कर सकते हैं एक सस्टेनेबल, एक हेल्दी फ्यूचर जिसके अंदर तमाम जनरेशन्स को एक तो सेफ्टी मिलेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, इसके अंदर कोई भी एक तरीके से पीछे नहीं रह जाएगा, सारे के सारे बढ़ेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे।
तो इसके ऊपर ये फोकस कर रहा होता है। और इसके अंदर लोगों की सेहत के साथ प्लेनेट की सेहत के ऊपर भी फोकस किया जा रहा था। और ये कहा गया था कि इन एसडीजीज के अंदर हम लोग जो फोकस करेंगे, वो फोकस सबसे ज्यादा अगर हम एयर पोल्यूशन और हेल्थ के पैमाने में करें तो वो हम फोकस करेंगे एसडीजी 3 हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी 7 जिसका नाम है हमारे पास बेसिकली जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर डील कर रहा होता है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका जो नाम है क्लीन एनर्जी है। उसके बाद है हमारे पास एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज के ऊपर काम हो रहा होता है इसके अंदर। और फिर एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही होती है। और ये सारे के सारे प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको एक मैसिव अपॉर्चुनिटी, किसके लिए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को एयर पोल्यूशन और हेल्थ इम्पैक्ट्स के ऊपर रिलेट करें, एंड आप उसको अगर चारों एसडीजीज में से किसी भी एसडीजी के साथ रिलेट करते हैं तो अ कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल फंड यू, ताकि आप एक्शन कर सकें, ताकि आप इसको अपने आपके लिए रिसर्च ओरिएंटेड या एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट्स दे सकें, ताकि अल्टीमेटली आपकी कम्युनिटी को फायदा हो, आपकी कंट्री को फायदा हो। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कस्टोडियल एजेंसी के तौर पे हमारे पास सर्व कर रही होती है जो मॉनिटर कर रही होती है एसडीजी के इंडिकेटर्स, कौन से S.1.2, 7.1.2, 11.6.2 जो कि एयर पोल्यूशन की एक्सपोजर से रिलेटेड है। एंड यू गाइस कैन रीड इट व्हेन आप एसडीजी की रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो आपको 7.1.2 और 11.6.2 आपको मिल जाएगा। और डिजीज बर्डन से रिलेटेड हमारे पास 3.9.1 है, ये हमारे पास इंडिकेटर है। और इंडिकेटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे पास 164 या 163 है एसडीजीज के। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो ये एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, हेपा। हेपा इज हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन को कन्वीन्ड है। को कन्वीन्ड से मुराद है कि इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चेयर कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है या इसको एड्रेस कर रही होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा को कन्वीन कर रही है, इसको को चेयर कर रही है, वो WHO का सेक्रेटेरिएट है, मतलब कि जो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WHO की बॉडी बैठती है वो कर रही होती है इसको चेयर। इसमें यूएनडीपी के ऑफिस हैं। अब यूएनडीपी के अंदर से जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर चूज करेगा, फिर वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर UNDESA है डेसा। और इसके अंदर जो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही होती है वो मिल रही होती है आईना की तरफ से, इना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन। और फिर हमारे पास जो ये प्लेटफॉर्म है उसका मकसद ये है कि आप एक तरीके से पॉलिटिकल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को बिल्ड कर सको जो स्ट्रेंथन कर सके आपकी कैपेसिटी, इसके लिए कि आप हेल्थ और एनर्जी सेक्टर को मिलाकर काम कर सको और आप कैटलाइज कर सको अपने रिजल्ट्स को। और वो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो एक तरीके से अचीव करें एसडीजी 3 के इम्पैक्ट को और एसडीजी 7 के इम्पैक्ट को बाय 2030। लाइक बेसिकली यू आर फोकसिंग एनर्जी सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर। एंड लाइक लेट्स सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि एसडीजी 3 और एसडीजी 7 को लिंक कर रहा है, तो यू गाइस कैन लाइक सेंड अ प्रपोजल टू हेपा, एंड आई एम रियली श्योर कि आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडिंग वहां से मिलेगी। इफ नॉट फंडिंग, आइदर आपको असिस्टेंस मिल सकती है या इधर आपको प्रोजेक्ट शोकेस हो सकता है हेपा की लाइक वेबसाइट के ऊपर, एंड इट विल बी अ रियली गुड थिंग। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक और चीज आती है, तो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम चलें तो हमारे पास आता है CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। 2013 के अंदर WHO ने पार्टनरशिप की थी और कोलैबोरेट किया था CCAC, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition से। ये कोalition हमारे पास होस्ट किया जा रहा था यूएनईपी की तरफ से, और ये इन्वॉल्व करते हैं गवर्नमेंट्स को, IGOs को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, और इसके साथ साथ ये ऑल्सो आप कह लें प्लान इन्वॉल्व करते हैं NGOs को, ताकि हम रिड्यूस कर सके एमिशंस को, वो एमिशंस जो कि शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स की वजह से हैं। लाइक वो पोल्यूटेंट्स जिनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही छोटा है, 35 दिनों, 40 दिनों, 2 महीने मैक्सिमम, उतना ज्यादा। और अगर हम इसकी मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर के अंदर भी जो हमारे पास पोल्यूटेंट उसको डैमेज कर रहा होता है वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, एंड जब वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो 35 से 40 दिन तक की होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, एंड उससे भी लड़ने के लिए हमारे पास ये एक कारआमद है। अब अगर हम बात करें तो ये जो पार्टनरशिप थी बिटवीन WHO एंड UNEP, इसने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज लॉन्च की थी। फॉर एग्जांपल अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव जो कि आगरा और काठमांडू में था, नेपाल के अंदर बेसिकली। फिर हमारे पास एक प्रोजेक्ट निकाला गया था जो था एस्टिमेशन ऑफ मॉर्बिडिटी फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड इट्स इकोनॉमिक कॉस्ट, और फिर ब्रीथ लाइफ कैंपेन। एंड यू गाइस कैन लाइक गो ऑन द वेबसाइट, सर्च अबाउट
एनी ऑफ इट, ब्रीथ लाइफ कैंपेन के ऊपर आप जरूर सर्च कीजिएगा, इट इज अ रियली गुड थिंग। ये थोड़ा सा मैं रिसर्च का मौका आपको देना चाहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट मी, अगर आप रिसर्च के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड। अब अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास मोर लीडरशिप के मौके देखने को मिले थे, और उसमें जो हमारे पास आता है वो आता है कि HECC, जिसके अंदर हमारे पास आता है हेल्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कोलिशन, WHO ने UNEP के साथ और WMO के साथ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया था कि हम स्टैब्लिश करें एक ऐसा कोलिशन जो कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ को लिंक कर रहा हो, ताकि हम रिड्यूस कर सके 1,26,00,000 अमवात को जो हमारे पास एनुअली हो रही है एयर पोल्यूशन और बाकी इन्वायरमेंटल रिस्क की वजह से सालाना। और GAW के अंदर हमारे पास बेसिकली ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, WMO का एक प्रोजेक्ट था जो फोकस कर रहा है डेवलपिंग एक सिंगल को कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो फोकस करे क्लाइमेट एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के ऊपर, आप कह रहे हैं उसकी चेंजेस के ऊपर, और जो हमें एक तरीके से ये समझने में आसानी दे कि किस तरीके से हमारे पास एटमॉस्फेयर, ओशन और बायोस्फीयर के अंदर इंटरेक्शन हो रही है। लाइक एक तरीके से किस तरीके से हमारे पास गैसेस का चेंज हो रहा है ओशन के दरमियान, एटमॉस्फेयर के दरमियान और हमारे लैंड के दरमियान। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी का कोर्स पढ़ा होगा अपने बैचलर्स के अंदर, या इफ यू हैव हर्ड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी या किसी भी दूसरे कोर्स के अंदर, तो हमारे पास आती हैं कुछ लैंड वाटर इंटरेक्शंस, वाटर लैंड इंटरेक्शंस और ओशन एयर इंटरेक्शंस। और इसके अंदर भी हमारे पास जो करंट इंटरेक्शंस का वर्ड है वो मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूँ टुवर्ड्स द करंट्स। तो ये चीज है जिसके अंदर हम लोग ये बेसिकली डील कर रहे होते हैं, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि गैसेस का जो हमारे पास तबादला होता है, जो ट्रांसफरिंग होती है, हाउ डज इट चेंज विद द मूवमेंट ऑफ विंड्स, लाइक हाउ द ओशंस usually transfer the gases towards the land, how the land usually transfer the gases to ocean via the air, by the movement of winds, and also हम लोग एक और चीज देख रहे होते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर और ओशन के दरमियान में इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा होता है। तो ये सब चीजें आप ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच के अंदर देखते हैं। एंड अगर मैं आपको इसका बताऊं तो WMO ने एक और अपना प्रोजेक्ट निकाला था व्हेन आई वाज इन सऊदी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मुझे याद आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एंड उसके ऊपर भी वो प्रोजेक्ट्स मांग रहे थे 2024 के अंदर, बैक इन दैट टाइम। ओके, सो अब अगर हम नेक्स्ट चीज के ऊपर चलें तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेट्स सपोज हम चलें तो आता है हमारे पास सिंथेसाइजिंग एविडेंस फॉर पॉलिसी। ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, GAPHTAG, ग्लोबल एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करता है। वो ऐसे ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो कि हेल्थ इश्यूज और एयर क्वालिटी को डील कर रहे होते हैं, लाइक एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर फोकस हो रहे होते हैं, एंड हेल्थ इश्यूज जो कि बेसिकली हमारे पास एयर की वजह से आ रही है। एयर की वजह से जो हमारे पास हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं, बेसिकली वो आपके लंग्स को कवर करते हैं, कि ब्रेन को, लीवर, किडनीज, आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आपके रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये एडवाइस किसको कर रहे होते हैं? एडवाइस कर रहे होते हैं WHO को अल्टीमेटली। अब ये एडवाइस किस चीज के ऊपर कर रहे होते हैं? वो एडवाइस कर रहे होते हैं कि आपका जो डाटा है, आपके जो मेथड्स हैं, आप जिसको एयर पोल्यूशन के ऊपर ट्रैक करने के लिए कर रहे हो, तो हाउ दे शुड बी इवॉल्व, how they should be connected with the health effects, and how ultimately your data and methods should influence and should focus and should progress more for the SDGs। फिर जो उनका दूसरा एक तरीके से आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि आप आइडेंटिफाई करो इफेक्टिव एयर क्वालिटी इंटरवेंशंस, ऐसी चीजें हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो एयर क्वालिटी को आपके लिए इंटरवीन कर रही होती हैं, मतलब कि पॉल्यूटेंट्स को आप आइडेंटिफाई करो इन शॉर्ट। तीसरा था कि आप रोल आइडेंटिफाई करो, उसको डिफाइन करो हेल्थ सेक्टर को, कि वो किस तरीके से हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है और एमिशन को रिड्यूस कर सकता है। बेसिकली इनका इशारा था टुवर्ड्स द डॉक्टर्स की एजुकेशन, डॉक्टर्स की अवेयरनेस, एंड आल्सो कि आप हेल्थ सेक्टर के अंदर जो आपके साइंटिस्ट है वो ये इसके ऊपर फोकस करें कि हाउ दीज पोल्यूटेंट्स आर बेसिकली अटैकिंग और लंग्स, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, लाइक जब वो एंटर होती है तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये समझने के लिए वो बेसिकली फोकस कर रहे थे टुवर्ड्स द साइंटिस्ट। और फिर ये कहा गया था कि हम एक तरीके से पब्लिक हेल्थ की रिकॉग्निशन के लिए फोकस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन के ऊपर फोकस करो। और फिर GAPHTAG ने एक एडवाइस दी थी WHO को कि आप रिव्यू करो, इवैल्यूएट करो, स्ट्रेंथन करो मेथड्स को जो असेस करें हेल्थ की कंसंट्रेशंस को, मतलब कि जो फोकस करें हेल्थ के एम्स के ऊपर, हेल्थ के गोल्स के ऊपर, क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसीज के अंदर,
पार्टिकुलरली एनडीसीज के अंदर, लाइक एनडीसीज के अंदर WHO GAPHTAG ने कहा था कि WHO को कि आप कंट्रीज को ये कहें कि अपने वो एनडीसीज के अंदर अपनी पॉलिसीज के अंदर वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी फोकस करें, इन शॉर्ट। फिर अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ। हमारे पास इसकी जो फॉर्म है वो SAG है, शॉर्ट फॉर्म साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप, जो हमारे पास था। इसने आपके लिए एक्सपर्टीज दी थी इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, और एडवाइस किया था WHO को कि आप प्रोग्मेटिक इश्यूज को हाईलाइट करें जो रिलेटेड हो आपकी आउटडोर एयर पोल्यूशन से और इंडोर एयर पोल्यूशन से, उसके एक्सपोजर से, और उसके क्या हमारे पास असर आते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। फिर इसने एक तरीके से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दी थी, हाई लेवल बेसिकली आपके लिए मीटिंग्स दी थी, जो इंश्योर कर रहा था WHO के प्रोग्मेटिक वर्क को कि किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी करंट साइंटिफिक एविडेंस को। क्या आया जो साइंटिफिक एविडेंस SAG प्रोवाइड कर रहे हैं, WHO क्या उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या जो WHO की पुरानी स्ट्रेटेजीज थी वो किस तरीके से अब लिंकअप हो सकती हैं उनके करंट साइंटिफिक एविडेंस के साथ, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजीज इवॉल्व हो सकती हैं। और ये उन्होंने फोकस किया था कि हमारा जो एयर पोल्यूशन का कह लें प्रॉब्लम है, हाउ डज इट लिंक्स विद हेल्थ इम्पैक्ट्स, हम उनको और अच्छे तरीके से समझें। और ये कहा गया था कि हम लोग मॉनिटरिंग, जो डिजीज बर्डन मॉनिटरिंग है, हम उसके ऊपर भी फोकस करें, साथ साथ हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशंस के ऊपर भी फोकस करें। और फिर ये SAG ने एडवाइस किया था कि हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर भी बात करें, ऐसे टॉपिक्स जो कि GAPHTAG कवर कर, जो कि GAPHTAG को कवर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मतलब कि वो एयर पोल्यूशन को हेल्थ के रिसर्च एजेंडा के साथ लिंकअप करे और ये बताए कि किस तरीके से इस रिसर्च ओरिएंटेड डाटा को, इस रिसर्च एविडेंस को हम लोग आम अल्फाज में अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करें, ताकि ये प्रैक्टिस फेज में आए, ताकि ये एक्शन फेज के अंदर आए, ताकि ये प्रोजेक्ट्स फेज में आए, कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनना स्टार्ट हो, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हो, कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये था SAG का काम। SAG अभी भी काम करे अलॉन्ग विद द GAPHTAG। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है UNECE, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, उसका कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन। एंड एक तरीके से ये इनिशिएट हुआ था एक तरीके से ताकि हम पब्लिक लाइक फोकस, उस वक्त काम जो थे हमारे पास पब्लिक थी वो ज्यादा फोकस कर रही थी एसिड रेन के ऊपर यूरोप के अंदर। एंड ये लोग ये कह रहे थे उस वक्त कि हमारे पास एसिड रेन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स आ रहे हैं एंड UN को चाहिए कि वो फोकस करे एसिड रेन के ऊपर। तो UN ने फिर, जो UN यूरोप था, वहाँ पे यूरोपियन रीजन के अंदर उन्होंने एक कन्वेंशन निकाला था यूरोपियन यूनियन के लिए, यूरोपियन रीजन के लिए, जिसको नाम दिया था लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन CNRTAP। ये साइन हुआ था 1979 के अंदर और ये फोर्स में आया था 1983 के अंदर। ये पहला ऐसा रीजनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन था जो कि एक तरीके से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका दोनों के हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने पर बात कर रहा था। इसकी 51 पार्टीज थी और 56 मेंबर स्टेट्स में से थे। लाइक एक तरीके से यूरोपियन यूनियन की 56 रियासतों में से 51 रियासतें पार्ट थी इन शॉर्ट। और ये जो कन्वेंशन था ये मोस्टली कवर कर रहा था पूरी की पूरी यूरोपियन रीजन को। 30 सालों तक ये काम कर रहा था, उसके बाद ये खत्म हो गया था। इसके टोटल 8 प्रोटोकॉल्स आए थे जिन्होंने फोकस किया था स्ट्रिक्ट रिडक्शन टारगेट्स के ऊपर, जिन्होंने फोकस किया था कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर भी हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। और हर जो इसका प्रोटोकॉल आया था वो टारगेट कर रहा था पोल्यूटेंट्स, फॉर एग्जांपल सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, POPs, persistent organic pollutants, आपके VOCs जो कि हम लोगों ने कल पढ़े थे, VOCs volatile organic compounds, आपका एमोनिया और टॉक्सिक हेवी मेटल्स। टॉक्सिक हेवी मेटल्स के अंदर आपकी जो फोकस कर रहा था वो मर्करी के ऊपर कर रहा था मोस्टली, और मर्करी के अलावा जो फोकस कर रहा था वो कर रहे थे कैडमियम, जिंक, लेड एंड आर्सेनिक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद इन पूरे के पूरे 30 सालों के अंदर इन्होंने जो काम किया था वो काम किया था ड्रास्टिकली, ताकि हम लोग पोल्यूटेंट्स के जो लेवल थे हम उसको रिड्यूस करें पूरे के पूरे रीजन के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोपियन यूनियन के रीजन के अंदर। और जो उसके रिजल्ट्स थे वो ये थे कि 1990 से लेकर 2006 तक सल्फर डाइऑक्साइड के जो लेवल थे वो ड्रॉप हुए थे 70% यूरोपियन यूनियन के रीजन के अंदर, और US के रीजन के अंदर 36%। 1990 से लेकर 2026 तक नॉक्स के जो लेवल हमारे पास रिड्यूस हुए थे वो रिड्यूस हुए थे अराउंड 35% यूरोपियन यूनियन के अंदर और 23% US के अंदर। और जो लास्ट का था वो ये था कि NH3 अमोनिया
1990 से लेके 2006 तक जो इसके हमारे पास लेवल्स थे वो रिड्यूस हुए थे अराउंड 20% इन द यूरोपियन यूनियन। एंड आई एम सो सॉरी कि मेरे पास इसका डेटा नहीं है इन यूएस का। और अगर हम इसके आगे मैं एक और बताऊं तो ये जो कॉन्वेंशन था इसने न्यू फाइंडिंग्स बताई थी, इसने न्यू अकेले अप्रोचेस को जिक्र किया था। और इसकी जो अप्रोचेस थी वो मल्टीपल टारगेट्स के ऊपर एम करी थी और इसके एक तरीके से सक्सेस जो था वो बहुत ज्यादा था। एंड ये फोकस कर रहा था एक तरीके से कि किस तरीके से हम लोग हार्मफुल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड फिर ये कहा गया था कि ये प्रोटोकॉल दोबारा से रिवाइज होगा जो कि ज्यादा प्रोटोकॉल्स पोल्यूटर्स को लाइक लिंकअप करेगा और इसके अंदर फिर ज्यादा पीओपीज आएंगे, इसके अंदर ज्यादा हैवी मेटल्स आएंगे। लेकिन फिर ये कम बाद लाइक एक तरीके से इट स्टॉप्ड, दिस कन्वेंशन स्टॉप, इसने काम करना बंद कर दिया था। और अभी भी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वियना कन्वेंशन है। एक वियना कन्वेंशन हमारे पास पीओपीज के ऊपर डील कर रहा होता है। वियना कन्वेंशन के अलावा अगर मैं एक और बात करूं तो मरकरी के ऊपर भी हमारे पास एक कन्वेंशन है, मिनामाता कन्वेंशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इट्स मिनामाता कन्वेंशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम। और इसकी जो मीटिंग थी मरकरी कन्वेंशन की वो 2025 के अंदर अभी लास्ट ही दिसंबर में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिसंबर या नवंबर के अंदर हुई है, मैं थोड़ा सा फॉलो कर रहा था। एंड उसकी जो मेंबर स्टेट्स है वो हमारे पास 56 पार्टीज हैं उसकी। एंड उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना की 2 ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान की 0 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मरकरी कन्वेंशन का पार्ट है। एंड यूएस की मेरे ख्याल से 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना की 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है। चाइना की जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से भी एक इंडस्ट्री है, मैं क्योंकि उसका पार्ट कर रहा था, आई वाज इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, बट सैडली आई कुडंट बी। लेकिन पाकिस्तान से हमारे पास एक लेडी गई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैंने उनका लिंक्डइन पे देखा था, जो कि मरकरी कन्वेंशन के अंदर प्रेजेंट लाइक अटेंड करने गई थी उसको। एंड इट वाज गुड। एंड ये जो जितने भी कन्वेंशन होते हैं इनकी जो हमारे पास आप कह रहे हैं एनुअल मीटिंग्स होती हैं वो या तो साल में एक दफा होगी या 2 साल में एक दफा होगी या 3 साल में एक दफा होती है। एंड बेसिकली उनका फोकस ये होता है कि हम लोग आगे आने वाले सालों के लिए गोल्स बनाएं। एंड उन गोल्स के ऊपर फिर हम लोग लाइक नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि हाउ दे अचीव दिस गोल्स एंड हाउ द कंट्रीज कैन लाइक अडेप्ट एंड ऑल्सो आगे आने वाले नए सालों के लिए कौन कौन से गोल्स बनने चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। I look forward to seeing you all tomorrow, and now I move forward to your question and answer session. Means yes, मेरा आज का पढ़ाना यही तक खत्म था, and now over to you. And yes, you guys can connect with me on LinkedIn. Gmail आपके पास है, फोन नंबर आपके पास है। So if you have any questions आप पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज की मीटिंग को एंड करें। But the floor is over to you. एंड आई एम सो सॉरी कि आज की मीटिंग थोड़ी सी टेक्निकल थी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है। लेकिन मेरा ये कोशिश थी कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता दूं हेल्थ एंड एयर पोल्यूशन के सेक्टर के अंदर, ताकि आपको आसान अल्फाज की तरह समझ आ जाए कि हाउ दीज थिंग्स आर डीलिंग विद, हाउ द इंटरनेशनल मीडिया इज डीलिंग विद। कि हमारे पास जितने भी गाइडलाइंस बन रही है, प्रोटोकॉल बन रही है, हम उसके ऊपर किस तरीके से फोकस कर रहे होते हैं। सो दिस इज इट। और एक और चीज़ है, अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप एक और चीज़ को देखिएगा, वो भी एयर पोल्यूशन का पार्ट है। चाइना के ऊपर, चाइना के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और चाइना के अलावा एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर मैंने जो अपनी बैचलर्स की थी 4 साल के अंदर एक दफ़ा भी उसका नाम नहीं सुना था कि हाउ दे आर लिंक्ड एयर पोल्यूशन। उसका नाम है सैंड स्टॉर्म्स का, सैंड स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, उसके ऊपर जरूर रिसर्च कीजिएगा। एंड इफ यू आर कमिंग हियर इन चाइना तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है सैंड स्टॉर्म्स के ऊपर, डस्ट स्टॉर्म्स के ऊपर। और आपका एक तरीके से अच्छा आप कह रहे हैं रिसर्च ओरिएंटेड प्लान बन सकता है, चाहे फॉर योर पीएचडी हो, चाहे फॉर योर मास्टर्स हो। क्योंकि माय प्रोफेसर इज आल्सो डीलिंग विद इट। एंड मुझे अपने प्रोफेसर की प्रोफाइल देख के पता चला था कि लाइक हाउ माय प्रोफेसर इज डूइंग दिस थिंग। एंड आई वाज रियली लाइक एक तरीके से एस्टोनिश्ड कि पाकिस्तान के अंदर पूरी बैचलर्स के अंदर मैंने सैंड स्टॉर्म्स का, डस्ट स्टॉर्म का नाम नहीं सुना था। एंड इधर आके ये भी चीज एग्जिस्ट करती है चाइना के अंदर, ये भी एक हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। मुझे तब जाके हैरानी हुई थी। ओके, so let me just see the chat box, 1 minute। विक्रम कह रही हैं
आपने कहा था कि आज मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। यस मिस इरम, आई एम रेडी, आई एम हियर विद योर कह रहे क्वेश्चंस आंसर। तो आई डिड माय कह रहे सर्चिंग, तो मुझे ये मिला था कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग उन एरियाज के अंदर ग्रो करवा सकते हैं और वो रिडक्शन लाइक रेडिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता तो मिस इरम का सवाल ये था कि हमारे पास अगर किसी जगह पे एटॉमिक टेस्ट हम लोगों ने रन कर लिया हो तो उस जगह पे रेडिएशन को हम किस तरीके से कम करवा सकते हैं। एंड फिर उन्होंने सवाल किया था कि क्या हमारे पास ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि उस जगह पे रेडिएशन जो है हमारे पास मौजूद है, हम उसको प्लांट्स की वजह से रिड्यूस करवा सके। तो यस मिस इरम, हमारे पास ऐसे कुछ प्लांट्स हैं और वो प्लांट्स जो रेडिएशन को रिड्यूस करते हैं वो करते हैं थ्रू अ प्रोसेस जिसका नाम है फाइटो रेमिडिएशन। और इन प्लांट्स को कहा जाता है हाइपर एक्यूमुलेटेड प्लांट्स, और ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सॉइल से और आपकी वाटर से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को, क्योंकि रेडिएशन आपकी उस जगह पे आपकी सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा होगी, आपके वाटर के अंदर सबसे ज्यादा होगी। और फिर ये प्लांट्स जो होते हैं हाइपर एक्यूमुलेटेड प्लांट्स, ये अपनी उस रेडिएशन को, उस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को अपने टिश्यूज के अंदर स्टोर करते हैं, जहां पे वो सेफली हार्वेस्ट करते हैं इन आइसोटॉप्स को। और फिर हम उन प्लांट्स को आराम से डिस्पोज भी कर सकते हैं उस जगह से आफ्टर रेडिएशन को, वो जब लाइक रिड्यूस हो जाए हम उनको रेडियो एक्टिव वेस्ट के तौर पे डिस्पोज कर सकते हैं। एंड हमारे पास फिर बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं कि किस तरीके से हम रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। कुछ जगहों पे ये होता है कि हम लोग उसको काफी डीप जाकर पानी के अंदर जाके उसको वेस्ट के तौर पे कंसिडर करते हैं, लेकिन काफी डीप। और कुछ जगहों पे ये होता है कि हम उसको एक तरीके से जलाते बिल्कुल भी नहीं है, हम उसको जमीन के अंदर काफी ज्यादा डिग कर बहुत अंदर जाके डिग करते हैं ताकि हम उसको वेस्ट को स्टोर कर सकें। एंड अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल दूं तो कुछ प्लांट्स हैं, एक हमारे पास सनफ्लावर की स्पीशी है, और वो सनफ्लावर जो हमारे पास है वो सूरजमुखी का जो पौधा होता है हमारे पास, सूरजमुखी का जो फूल होता है हमारे पास, वो प्लांट जो है वो एक्सीलेंट है, उसकी एक स्पीशी, उसका नाम दिया जाता है हेलियंथस एनिस। और ये स्पीशी जो होती है ये हमारे पास एक्सीलेंट स्पीशी है, प्लांट स्पीशी, जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इसमें जो हमारे पास लाइक एलिमेंट्स है वो स्ट्रोंशियम के 90 रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, और इसके साथ सीजियम का 137 आइसोटोप था, और यूरेनियम को भी एब्जॉर्ब करती है। फिर हमारे पास था एक इंडियन मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मस्टर्ड की प्रोनाउंसिएशन है पालक है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मस्टर्ड प्लांट, पालक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मस्टर्ड प्लांट भी हमारे पास वेरियस हैवी मेटल्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स को एक तरीके से रिमूव करता है। सो सॉरी, पालक नहीं है, मुझे पालक लगता था, नहीं पालक तो स्पिनच है। मस्टर्ड प्लांट है क्या, इंग्लिश में मुझे नाम नहीं आता, सो सॉरी। एक तरीके से है वो ऐसे ही कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर एक और चीज, एक रिसर्च ने ये शो किया था मिस्रम कि टबैको का जो आपके पास कह रहे पौधा है, उन टबैको की कुछ वैरायटीज के अंदर भी वो आपके एब्जॉर्ब कर सकती हैं स्ट्रोंशियम के आइसोटॉप को और कुछ बाकी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को। तो ये चीज है। एंड फिर हमारे पास कुछ ग्रासेस भी हैं, एंड उन ग्रासेस के अंदर भी फिर हमारे पास वेरियस स्पीशीज आ जाती हैं। तो ये है आपका जवाब आपके क्वेश्चन का। लेकिन फिर ये है कि हमें उसको फिर सेफली एक तरीके से वेस्ट के तौर पे वहां से डिस्कार्ड करना पड़ेगा, एंड फिर हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन गाइस यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आज की मीटिंग को कॉल ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 बज रहे हैं एंड आपकी तरफ 9 बज रहे हैं। कोई सवाल नहीं है? अच्छा, मैं आप लोगों से वैसे 1 मिनट, लेट मी जस्ट क्लोज द रिकॉर्डिंग, कहीं मत जाएगा, लेट मी जस्ट आस्क योर व्यूज।